कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि दो नौकर सोर्ड मेडन को उठाकर एक सुनसान रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे चूलिंग का पूरा परिवार बड़े आराम से टहलता हुआ आ रहा है, जैसे किसी उत्सव में जा रहे हो। तभी चूलिंग का बाप एक नौकर को करीब बुलाता है और दबे स्वर में पूछता है, क्या तुमने उस चूसी को ठिकाने लगा दिया? ये वही गार्ड था जिसने शुरुआत में चूलिंग को रोकने की कोशिश की थी। नौकर सिर झुकाकर बताता है, माय लॉर्ड, हमने चूसी और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया है। अब कोई गवाह जिंदा नहीं बचा। मैंने लॉर्ड के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है, पर वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली नौकर मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग को खराब करने की कोशिश करेगा। फिर वो तिरछी नजरों से अपने नशेड़ू बेटे की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, देख ले, अगर ये लड़की खुद चलकर वापस यहां अपनी मौत के पास ना आई होती तो इस स्वॉर्ड सैक्रिफाइस की अगली बलि तू होता। आज तेरी जान बच गई है, तो इसे सबक मान। ये दारू और नशे में दिन बर्बाद करना बंद कर और थोड़ा दिमाग चला। बेटा, जो अपने बाप का ही कार्बन कॉपी था, चैन की सांस लेते हुए कहता है, हाँ डैड, मैं समझ गया। वादा करता हूं, अब पूरी मेहनत से कल्टीवेट करूंगा। बेचारी चूलिंग, वो बेहोशी का नाटक करते हुए ये सब सुन रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये परिवार जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसने इसे पाल पोस कर बड़ा ही इसलिए किया था ताकि एक दिन इसकी बलि चढ़ा सके। तभी उसका भाई उसे घूरते हुए लार टपकाने लगता है और बड़े ही गंदे अंदाज में कहता है, डैड, अब जबकि ये मरने ही वाली है, तो क्यों ना मैं पहले इसके साथ थोड़ा मजे कर लूं? बस आधा घंटा लगेगा। बाप उसे थप्पड़ तो नहीं मारता, पर कान खींचते हुए चिल्लाता है, क्या घटिया बातें कर रहा है? नाम के लिए ही सही ये तेरी बहन है। मेरे चू स्वॉर्ड मैनर की इज्जत का कचरा मत कर। बेटा दर्द से कराहते हुए कहता है, डैड, ये तो बस दो मरे हुए गुलामों की औलाद है। नाम का रिश्ता होने से खून का रिश्ता थोड़ी बन जाता है। ये सुनकर चूलिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ गया कि उसके सगे माँ बाप का कत्ल इन्हीं लोगों ने किया था। हद तो तब हो गई जब उसकी माँ, जिसे वो सगी माँ से बढ़कर मानती थी, मुस्कुराते हुए आई और बोली, छोड़िए ना जी, अब तो ये मरने ही वाली है। क्यों ना एक घंटे के लिए अपने बेटे की इच्छा पूरी होने दे? बाप साफ मना कर देता है, बिल्कुल नहीं। हमें ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग में जरा भी देरी नहीं करनी, वरना पूरी फैमिली को उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। चूलिंग मन ही मन तड़प उठती है। लुई, क्या ये वही हकीकत थी जिससे तुम मुझे बचा रहे थे? इसीलिए तुमने मुझे घर नहीं आने दिया था? उसे लुई के साथ की गई वो सख्त ट्रेनिंग याद आती है, जब उसने रोते हुए लुई से घर जाने की भीख मांगी थी और लुई ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो तुम्हारे सगे माता पिता नहीं है चूलिंग, इतनी जल्दी मत करो। मजे की बात तो यह है कि इसी समय लुई अपने सिस्टम की मदद से ये पूरा ड्रामा एचडी क्वालिटी में लाइव देख रहा था। सिस्टम कहता है, होस्ट, बड़े शर्म की बात है कि ये बेचारी बेहोश है और अपने परिवार की ये बातें सुन नहीं पा रही। लुई हंसते हुए जवाब देता है, एक एम्परर रेल्म से लौटा हुआ शख्स एक मामूली सी नींद की दवा से बेहोश हो जाए? नामुमकिन। वो बस इस कड़वी सच्चाई को मानने से डर रही है, इसलिए आंखें बंद किए पड़ी हैं। सिस्टम पूछता है, क्या आप उसे बचाने जाएंगे? लुई आराम से कुर्सी पर लेटते हुए कहता है, उसे बचाऊं? इसे तड़पता देखकर जो सुकून मुझे मिल रहा है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। वैसे भी वो एक एम्परर की रूह है, उसे अपनी जान बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पूरा परिवार अब सोर्ड फोर्जिंग ग्राउंड्स पहुंचता है। वहां एक हवेली के सामने एक डरावना सा साया धीरे धीरे साफ होता है। ये है चू के संग, चू फैमिली का बूढ़ा और खतरनाक ओल्ड एंसेस्टर। वो चूलिंग की बॉडी को देखकर ललचाती नजरों से कहता है, शानदार, अब इसे मेरे हवाले कर दो। वो एक बड़े कॉल्ड्रन में आग जलाता है, जिसमें एक रहस्यमयी तलवार तैर रही थी। दिखने में यह मामूली थी, पर इसका ऑरा इतना डरावना था कि कोई भी कांप जाए। बूढ़ा पूर्वज हंसते हुए कहता है, इस डिमोनिक सोर्ड ने मेरा 30 साल का खून पिया है। बस एक आखिरी कदम और ये मेरी होगी। चूलिंग का बाप उसे मुबारकबाद देता है। जैसे ही ये तलवार तैयार होगी, आप शैटरिंग इन्फेंट रेल में पहुंच जाएंगे। बलिदान शुरू होता है। चूलिंग का सगा बाप उसे अपनी बाहों में उठाता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, चूलिंग,
आज तू हमारे खानदान के काम आएगी। आखिर इतने सालों का पालना पोसना फालतू तो नहीं गया। और बिना हिचकिचाए वो उसे आग से धधकते उस कढ़ाई में फेंक देता है। उसका भाई बाहर खड़ा होकर अफसोस मना रहा था कि कितनी सुंदर लड़की वेस्ट हो गई। पर तभी कढ़ाई के अंदर से कुछ अजीब होता है। चूलिंग आग के बीच खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब किसी मासूम लड़की का नहीं, बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा का लग रहा था। वो अपना ही खून उस डिमोनिक सोर्ड पर थूक देती है। खून टच होते ही वो तलवार पागलों की तरह कांपने लगती है और आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। बाप घबराकर चिल्लाता है, ये ये क्या हो रहा है? तभी वो तलवार बिजली की रफ्तार से गायब होती है और सीधे चूलिंग के हाथ में पहुंच जाती है। चूलिंग अब हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ मौत का सन्नाटा था। बेटा चिल्लाया, डैड, वो अभी मरी नहीं। बूढ़ा पूर्वज भी हक्का बक्का रह गया। ये कैसे मुमकिन है? चूलिंग पूरी रफ्तार से पूर्वज की तरफ बढ़ती है। पूर्वज अपनी जान बचाने के लिए एक हरी तलवार निकालता है, पर जैसे ही उनकी तलवारें टकराती हैं, पूर्वज की तलवार कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। तुम इस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकती, पूर्वज चिल्लाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, चूलिंग की तलवार सांप की तरह घूमती है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। चूलिंग अपनी तलवार से खून झटकते हुए ठंडी आवाज में कहती है, एक डिमोनिक सोर्ड राक्षसों का संहार करने के लिए ही बनी है। उस समय वो गुस्से, नफरत और गद्दारी की आग में जल रही थी। 2 जिंदगियों तक जिस परिवार पर उसने भरोसा किया, उन्होंने उसके प्यार का गला घोंट दिया था। आज वो चूलिंग मर चुकी थी और एक नई मौत का जन्म हो चुका था। तो दोस्तों, चूलिंग ने अपना बदला शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वो अपने ही माँ बाप और भाई को माफ करेगी? और लुई का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानेंगे अगले रोमांचक चैप्टर में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।